डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेल देव। भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, छात्र आंदोलन के दौरान अखिलेश की ताकत घटी। यादव और मुसलमान सपा से कर रहे हैं किनारा। राजभर ने लगाया आरोप, अखिलेश सरकार में नकल कराने और नौकरियां बेचने का होता था काम। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के सरकारी आवास का घेराव। ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती 2023 के अभ्यर्थियों ने किया घेराव। अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपकर की परीक्षा का फाइनल परिणाम तुरंत जारी करने की मांग। सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत। जौहर यूनिवर्सिटी ध्वस्तीकरण आदेश पर लगी अंतिम रोक। मुरादाबाद मंडलायुक्त कोर्ट ने अगली सुनवाई होने तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर लगाई रोक। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। अगर आप सोच रहे हैं कि स्टार वॉर्स केवल हॉलीवुड की फिल्मों का ही ड्रामा है, तो अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए। चीन और रूस के लीक हुए अति गुप्त रक्षा फाइलों ने पूरी दुनिया की रूह कपा कर रख दी है, जिसमें मस्क के स्टारलिंक को अंतरिक्ष में ही भस्म करने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके रखा गया है। चीन और रूस की सेनाओं से जुड़े संयुक्त रणनीतिक संबंधी गोपनीय रक्षा दस्तावेज लीक हुए हैं। इन दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि चीन और रूस अंतरिक्ष में एलोन मस्क के स्टारलिंक उपग्रह नेटवर्क को ट्रैक करने, उनका सिग्नल को जाम करने और युद्ध के हालात में उन्हें नष्ट करने की संयुक्त तकनीक पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह खुलासा जर्मन मैगजीन डेर स्पिलगल और फ्रांसीसी समाचार पत्र ले मोंडे और खोजी संस्थान द इनसाइडर की संयुक्त जांच रिपोर्ट में हुआ है। लीक हुए दस्तावेज में चीन की सरकारी एजेंसी चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन और चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग के अधिकारियों के बीच और रूसी रक्षा ठेकेदारों के बीच हुई गोपनीय बैठकों के रणनीतिक प्रेजेंटेशन और सीक्रेट मेमो हैं। इन लीक्ड फाइलों में दोनों देशों द्वारा 2023 से स्टारलिंक के खिलाफ बनाई जा रही 3 लेवल स्ट्रेटजी का खाका मौजूद है। पहली रणनीति कूटनीतिक दबाव के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कानूनी अड़चनें डालना था। दूसरी रणनीति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए साझा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग आर्किटेक्चर का निर्माण करना था। तीसरी रणनीति साइबर और फिजिकल स्ट्राइक के जरिए स्टारलिंक के विशिष्ट मालवेयर, लेजर हथियारों और एंटी सैटेलाइट मिसाइलों का प्रयोग, ताकि उपग्रहों को उस रफ्तार से तबाह किया जा सके जितनी तेजी से स्पेसएक्स नए सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर पाए। हालांकि स्पेसएक्स और अमेरिकी साइबर कमांड लगातार स्टारलिंक के सॉफ्टवेयर में AI संचालित पैच डालते रहे हैं, जिससे रूसी जैमर्स के प्रभाव को कुछ ही घंटों में बेअसर कर दिया जाता है। यह केवल 2-4 सैटेलाइट्स को मार गिराने का प्लान नहीं है। यह एक ऐसा खतरनाक दांव है जो पृथ्वी से महज कुछ 100 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्षी महाप्रलय ला सकता है। बीजिंग और मॉस्को के लेजर हथियार और किरल मिसाइलें पृथ्वी की कक्षा में गरजे तो उठने वाला मलबा अंतरिक्ष के दरवाजे पर ऐसा ताला जड़ेगा कि पूरी मानवता सभ्यता अपनी ही धरती पर हमेशा हमेशा के लिए कैद होकर रह जाएगी। इस स्पेस वॉर में ना तो GPS काम करेगा, ना टेलीकॉम, ना ही आधुनिक दुनिया का कोई भी तकनीक। सवाल उठ रहा है कि अमेरिकी स्टारलिंक कैसे रूस और चीन के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं और अमेरिका अब इस खुलासे के बाद क्या कर रहा है। चीन और रूस के इस बढ़ते अंतरिक्षी खतरे और लीक्स को भांपते हुए अमेरिकी प्रशासन और पेंटागन ने कई कड़े और रणनीतिक कदम उठाए हैं। वहीं रूस और चीन स्टारलिंक को एक प्राइवेट प्लेयर मानने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि बीजिंग और मॉस्को स्टारलिंक को एक साधारण वाणिज्यिक इंटरनेट नेटवर्क नहीं
बल्कि अमेरिकी सेना की अदृश्य सैन्य ढाल मानते हैं। यूक्रेन युद्ध में जब रूस ने यूक्रेन के संचार नेटवर्क को तबाह कर दिया था, तब स्टारलिंक ने ही यूक्रेनी सेना की फ्रंटलाइन कनेक्टिविटी बचाई थी। इसी तरीके से यूक्रेन स्टारलिंक के जरिए ही अपने ड्रोन्स को रियल टाइम में कंट्रोल करके रूसी टैंकों, जहाज और सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले करता है। रूस के एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी स्टारलिंक के इनक्रिप्टेड और दिशा बदलने वाले सिग्नल्स को पूरी तरह ब्लॉक करने में नाकाम रहे हैं। बात चीन की करें तो अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो समुद्र के भीतर बिछी ऑप्टिकल केबल काटने पर भी अमेरिका और ताइवान स्टारलिंक के जरिए बिना रुके सैन्य संचार बरकरार रख सकते हैं। स्टारलिंक के हजारों सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में फैले हुए हैं। चीनी विशेषज्ञों का मानना है कि इन अमेरिकी उपग्रहों में गुप्त मिलिट्री सेंसर्स लगाकर चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च और बीजिंग जैसे संवेदनशील इलाकों की 24 घंटे रियल टाइम ट्रैकिंग की जा रही है। स्पेसएक्स अमेरिकी सैन्य विभाग पेंटागन के लिए विशेष सैन्य सैटेलाइट नेटवर्क स्टार शील्ड तैयार कर रहा है, जिससे अमेरिकी सेना को दुनिया के किसी भी कोने में अजय नेटवर्क मिल जाए। जिसके बाद अमेरिका ने अपने स्पेस कमांड को अंतरिक्ष में दुश्मन के हथियार को ट्रैक करने और अपने उपग्रहों की रक्षा के लिए सॉफ्ट किल यानी डिफेंसिव जैमिंग क्षमताओं से लैस किया है। पेंटागन ने केवल एलोन मस्क की नागरिक स्टारलिंक पर निर्भर रहने के बजाय अरबों डॉलर की लागत से स्पेस एक्स के साथ एक सीक्रेट मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट कॉन्सलेशन, जिसको स्टारलिंक कहा जाता है, उसके साथ करार किया है, जो डिफेंस ग्रेड इंक्रिप्शन से लैस है। अमेरिका अंतरिक्ष में कुछ महंगे उपग्रहों के बजाय सैकड़ों छोटे छोटे उपग्रहों का जाल बिछा रहा है। अमेरिकी रणनीति यह है कि रूस या चीन अगर 10-20 सैटेलाइट मार गिराए भी तो भी पूरा नेटवर्क ठप ना हो। इस खुलासे के बाद अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रूस और चीन द्वारा डायरेक्ट असेंट एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षणों का वैश्विक प्रतिबंध लगाने का कूटनीतिक दबाव तेज कर दिया है, ताकि अंतरिक्ष में कचरा फैलने से रोका जा सके और अमेरिका की सैटेलाइट भी सुरक्षित रह सके। लेकिन आप तैयार हो जाइए, क्योंकि परमाणु युद्ध की धमकियों के बीच अब असली युद्ध या महायुद्ध का अखाड़ा धरती नहीं बल्कि स्पेस बन चुका है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी, जो अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। राम श्रीवास्तव जी स्पेस वैज्ञानिक और रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। एलन मस्क का स्टारलिंक कागजों पर एक कॉमर्शियल या प्राइवेट नेटवर्क है, लेकिन यूक्रेन से लेकर ताइवान स्ट्रेट तक यह पेंटागन की अदृश्य सैन्य ढाल बन कर चुका है। अगर चीन या रूस किसी कॉमर्शियल स्टारलिंक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में नष्ट करते हैं तो क्या अमेरिका इसे अपने खिलाफ एक्ट ऑफ वॉर मानेगा या बीजिंग इसी लीगल लूपहोल का फायदा उठाएगा? यूके देवनाथ जी। जी हाँ, देखिए, हो ये रहा है कि अभी तक दुनिया के सभी देशों में एक मान्यता रही है कि अंतरिक्ष का मिलिट्री इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अंतरिक्ष में कोई भी वेपन सिस्टम नहीं डिप्लॉय किया जाएगा। अंतरिक्ष का इस्तेमाल सिर्फ कम्युनिकेशन पर्पस के लिए किया जाएगा। हाँ, जाहिर बात है कि जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें कुछ स्पाई कम्युनिकेशन एक अभिन्न हिस्सा है जी। लेकिन अभी तक अंतरिक्ष में जाकर धमाका करना यानी एक्सप्लोजन करना या किसी भी सैटेलाइट को फिजिकल क्षति पहुंचाना, ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। अब हो क्या रहा है कि नासा ने पहला जो मिसाइल टेस्ट किया था अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट को ध्वस्त करने के लिए,
वो उन्होंने गुपचुप तरीके से किया था 2000 साल पहले। उन्होंने तब ये कहा था कि वह स्पेस से जो दूसरे ग्रहों से जो खतरनाक डेब्रीज आ रही हैं, वो अगर आ रही हैं पृथ्वी की तरफ, तो पृथ्वी को इस तरह से दूसरे ग्रहों से आने वाली डेब्रीज से बचाने के लिए क्या किया जाएगा। लेकिन असल में वो इसी बहाने से एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने की ट्रायल की, एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद से दुनिया के देश और सजग हो गए और कहा कि कोई भी देश भविष्य में दूसरे देश के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में नहीं मारेगा, शांति काल में भी नहीं, युद्ध काल में भी नहीं। लेकिन गुपचुप तरीके से रूस, अमेरिका, इजराइल और अब तो भारत ने भी इस तरह की एंटी सैटेलाइट किल वेपन्स बना लिए हैं। भारत ने अभी तक 2 एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो कि उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से हुआ है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से, जहां हमने अंतरिक्ष से जाते हुए एक सिमुलेटेड सैटेलाइट को शूट डाउन किया है। तो दुनिया के देश जानते हैं कि ये कैपेबिलिटी अब रेना भारत के जी, पास ये है। बात तो समझ में आ रही कि सारे लोगों की तैयारियां थी। आपने बेहद अहम बात बताई कि किस तरीके से एस्टेरॉयड की बात करके, उसको हटाने की बात करके इस तरह के खेल खेले जा रहे हैं। हमारे साथ स्पेस वैज्ञानिक राम श्रीवास्तव जी हैं। राम श्रीवास्तव जी, अगर चीन, रूस अपनी एंटी सैटेलाइट मिसाइलों या किलर सैटेलाइट से स्टारलिंक के उपग्रहों को फोड़ते हैं या तबाह करते हैं, तो अंतरिक्ष में पैदा होने वाला मलबा अमेरिका ही नहीं, भारत समेत पूरी दुनिया के लिए एक तबाही ला सकता है। जीपीएस और टेलीकॉम को रातों रात ठप किया जा सकता है। इसे कैसे रोका जाएगा अगर युद्ध के हालात बनते हैं, क्योंकि युद्ध में कोई नियम लागू नहीं होता। जी बिल्कुल सही बोला आपने, युद्ध में कोई नियम लागू नहीं होता। वैसे यहाँ मैं आपको बता दूं, सैटेलाइट जो है, खास करके एक सैटेलाइट काफी दिनों पहले गिरा था रशिया का, जो न्यूक्लियर पावर्ड सैटेलाइट थे, वो जासूसी करने के लिए छोड़ा गया था। और जब वह अपनी ऑर्बिट छोड़कर धरती को उसमें घर्षण में आया, तो उसका मलबा, रेडियो एक्टिव मलबा, कनाडा के काफी लंबे इलाके में गिरा था और उसको साफ करने में उनको करोड़ों डॉलर लग गए थे। हाँ, ये तो एक पुरानी घटना है, पर उससे ये सीख मिल गई है कि अंतरिक्ष में किसी भी तरह से रेडियो एक्टिव कचरा नहीं होना चाहिए। फिलहाल जितना भी कचरा है वो एक तो जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं उनके रॉकेट के टुकड़े हैं, दूसरे डेड सैटेलाइट्स हैं, और तीसरे वो जो अंतरिक्ष में आने वाली जो आपके एस्ट्रॉइड्स के पिंड होते हैं, वो आपस में कभी टकरा जाते हैं, उनका कचरा पड़ा रहता है। तो अंतरिक्ष में इस समय अकेले स्टार लिंक के 11,000 से ज्यादा सैटेलाइट घूम रहे हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में है, और वो ज्यादातर एल्यूमिनियम के बने हुए हैं। उनका उद्देश्य जो है इमेजिंग करना है, कम्युनिकेशन लिंक सप्लाई करना है, आपस में जुड़े हुए हैं, और फ्री में इंटरनेट, फ्री में तो नहीं, चार्ज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये सब पूरा डेटा जो है वो कहीं भी किसी भी देश को उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दे सकते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ऊपर अंतरिक्ष से इनकी तीसरी चौथी आंख जो है हमारी हर चीज पर नजर रखी है। अब तो रेजोल्यूशन इतना हो गया कि 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर की जगह को भी वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए सैटेलाइट के माध्यम से कुछ छुपा नहीं है। अभी पिछले 2 महीने के भीतर स्पेस एक्स ने लगभग 2315 नए सैटेलाइट छोड़े हैं स्टारलिंक के, क्योंकि इन सैटेलाइट्स की जो उम्र होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ये सीधे वायुमंडल में घर्षण करके टकरा कर नष्ट हो जाते हैं, उनकी जगह उनको दूसरे भेजने पड़ते हैं। तो देखिएगा, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। अब रहा सवाल इन छोटे छोटे 11,000 सैटेलाइट्स को गिराने के लिए 11,000 मिसाइलें छोड़ेंगे तो मिसाइल का कचरा कहीं ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हाँ, अभी जो खास खतरा है वो ये है कि जो अमेरिका ने अपनी स्पेस फोर्स बनाई है, उसका काम क्या है? उसका काम यही है, अंतरिक्ष से आने वाली ICBM अगर आती है किसी दुश्मन देश से, तो उनको ट्रैक करना और उनको एंटी मिसाइल छोड़कर उनको आसमान में ही नष्ट करना। लेकिन अगर वो नाभिकीय शस्त्र या राम श्रीवास्तव जी, आप बेहद अहम बात बता रहे हैं, लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या
चाइना सैन्य आयोग और रूसी रक्षा ठेकेदारों का यह गठजोड़ अंतरिक्ष पर वर्चस्व के लिए, या कहें कि रूस चीन का गठजोड़ अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। अमेरिका हस्तप्रद है, अमेरिका में हड़कंप है। क्या वाशिंगटन का पूरा ध्यान जमीनी जंग यानी यूक्रेन और मिडिल ईस्ट से पर अटका रहा और पीछे से ड्रैगन और बियर ने स्पेस वार का पासा ही पलट दिया? संजीव श्रीवास्तव जी, क्या इस जियोपॉलिटिक्स को समझा पाएंगे आप? देखिए प्रसून जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के समय में स्पेस का वेपनाइजेशन लगातार किया जा रहा है। स्पेस भी एक जोन ऑफ कंटेस्टेशन बन गया है, एक एरिया ऑफ कंटेस्टेशन बन गया है। चाहे वो चांद पर पहुंचने की होड़ हो, मार्स पर पहुंचने की होड़ हो, वो तो अपनी जगह चली रही है, लेकिन जो सैटेलाइट बेस्ड जो वेपन सिस्टम्स हैं वो भी वहां पर डिप्लॉय किए जा रहे हैं। लेकिन उन वेपन सिस्टम्स की जो काट है वो भी महाशक्तियों ने ढूंढ ली है, और एंटी सैटेलाइट जो मिसाइल्स हैं वो लगातार महाशक्तियां उसको अधिक से अधिक एडवांस बना रही हैं। और हमारा अपना राष्ट्र भी एंटी सैटेलाइट और मिसाइल्स की कैपेबिलिटी रखने वाला कुछ एक्सक्लूसिव राष्ट्रों में एक है, और हम भी ऐसा सफल परीक्षण कर चुके हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में जैसे जैसे महाशक्तियों के बीच में ये वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता बढ़ेगी, वैसे में जो स्पेस है उसका और अधिक से अधिक वेपनाइजेशन होगा। और उस तरीके के वेपनाइजेशन को हालांकि रोकने के लिए अनेक तरीके की संधियां इत्यादि जरूर की गई थी। आउटर स्पेस ट्रीटी हो, अन्य जो इस तरीके की जो रिजीम्स स्थापित करने की जो कोशिशें जरूर की गई थी ताकि वेपनाइजेशन ना हो, लेकिन वेपनाइजेशन एक कड़वी सच्चाई है और ये आगे भी होगा। और आगे भी होगा। संजीव जी, आप बहुत अहम बात बता रहे हैं, बेहद ही गंभीर बात कर रहे हैं। हमारी इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी, वक्त हो चला है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजीव श्रीवास्तव जी, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। संजीव जी, चीन, रूस और अमेरिका के बीच स्पेस में छिड़ी यह जंग भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय हो सकती है, जबकि ये तीनों ही देश इस समय भारत के करीबी हैं? क्या भारत किसी एक के पाले में जा सकता है? अगर हमारी सीमाओं पर कल कोई तनाव बनता है भारत और चीन के बीच, तो क्या लो अर्थ ऑर्बिट में इस स्पेस वार का असर भारत की सैटेलाइट निगरानी और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ेगा, और भारत किस पाले में खड़ा हो पाएगा? जी देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि भारत स्पेस का जो डोमेन है उसका एक बड़ा प्लेयर है, एक बड़ी महाशक्ति भारत ऑलरेडी बन करके उभरा है। इसरो हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इस दिशा में उसकी उपलब्धियां अत्यंत गौरवशाली हैं। और भारत चाहे वो हमारा मार्स तक पहुंचने का जो मिशन रहा हो, गगनयान हो, जितने भी अन्य जो मिशन हैं वो लगातार हम इसको कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो हमारा DRDO है, इसरो है, सभी ने मिलकर के जो अनेक जो स्पेस बेस्ड जो डिफेंस सिस्टम्स है उसको भी हम लगातार अपना रोबस्ट बना रहे हैं। एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स हमारे पास है, और भी जो भी चैलेंजेस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में दिख रहे हैं उसमें जाहिर है कि यदि कोई स्पेस वॉर छिड़ती है तो उससे भारत के जो स्पेस बेस्ड एसेट्स हैं, हमारी जो सैटेलाइट्स हैं, वो भी खतरे में आ सकती हैं। तो उन सारी सिनारियोस को ध्यान में रखते हुए भारत को अपने स्पेस के जो एसेट्स हैं उनकी रक्षा के लिए कदम उठाने होंगे, और भारत ऐसा कर रहा है। प्रोएक्टिव तरीके से निगरानी रखी जाती है, और इसको करने के लिए और अधिक से अधिक एडवांस टेक्नोलॉजीज को हम स्वयं से डेवलप करेंगे और मित्र राष्ट्रों के साथ इसके बारे में कोलैबोरेट करेंगे। लेकिन जहां तक पाले में जाने की बात है, तो देखिए भारत कभी भी किसी पाले में नहीं जाता है। हमारा अगर राष्ट्रों के साथ पार्टनरशिप होती है, या मेरे भारत की जो इसरो की नासा के साथ पार्टनरशिप है, रशिया के साथ भी हम कोलैबोरेट करते रहे हैं, और जाहिर है कि दोनों ही राष्ट्रों के साथ हमारे स्वतंत्र संबंध है, और हमारी जो विदेश नीति है उसमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता को हम बना करके चलते हैं। ये बेहद अहम शब्द यूज किया, रणनीतिक स्वायत्तता भारत की बनी रहेगी किसी भी हालत में। यूके देवनाथ जी, जो अब वक्त देखा जा रहा है, क्या यह मामला अंतरिक्ष तक टिकेगा, या अब अगला पड़ाव इन देशों का चंद्रमा होगा या मंगल? देवनाथ जी। हाँ, देखिए भारत में इसरो ने शानदार काम किया है,
हम तो अंतरिक्ष में गगनयान, चंद्रयान, मंगलयान भेजने की तैयारी में हैं। इसरो के पास जो साधन है, ये नहीं कहूंगा कि वो सीमित हैं, लेकिन शायद हम अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएंगे अगर हम स्पेस में जो शांतिपूर्वक काम हो रहे हैं उसके लिए रूस के साथ और चीन के साथ सहयोग, रूस के साथ और अमेरिका के साथ सहयोग करें। ऐसा काफी हद तक हो रहा है। इसरो में जितनी अलग अलग प्रणालियां काम कर रही हैं, खासतौर से जो क्रायोजेनिक इंजन्स काम कर रहे हैं, वो ज्यादातर हमने रूस के सहयोग से ही डेवलप किए हैं। अमेरिका में भी हमें काफी हद तक मदद दी है। नासा ने और अमेरिका के अलग अलग जो प्राइवेट वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, उन्होंने भी यूके देवनाथ जी, मेरा सवाल ये है कि ये मामला जो स्टार वॉर का है, इस अभी अंतरिक्ष स्पेस से निकलकर चंद्रमा पे भी क्या युद्ध लड़ा जा सकता है, मंगल पे भी क्या युद्ध लड़ा जाएगा, इसकी कितनी संभावना आशंका है? जी जी हाँ, तो हो ये रहा है क्या, स्पेस में युद्ध होगा, पूरी कोशिश की जा रही है कि ना हो, और ये कोशिश बहुत सिंसियरली की जा रही है। दूसरी बात, क्या चंद्रमा पर युद्ध होगा? फिलहाल चंद्रमा पे युद्ध होने के कोई आसार नहीं है, क्योंकि एक साइंटिफिक अप्रोच के तहत चंद्रमा में जो उसका एटमॉस्फेयर है या जो जमीन है, चंद्रमा का जो देखे जाने वाला साइड है, देवनाथ जी, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि स्टारलिंक का अगला पड़ाव चंद्रमा है। अगर मान लिया जाए कि चंद्रमा के साथ मंगल भी है, अगर मान लिया जाए कि उसका अगला पड़ाव चंद्रमा या मंगल है, तो यह भी मान लेना चाहिए कि चीन और रसिया एलोन मस्क को, उनके प्रोजेक्ट को प्राइवेट पार्टनरशिप वाला खेल नहीं मानते। वह मानते हैं कि इसमें अमेरिका के सैन्य प्रतिष्ठानों की भी भूमिका है। हमारे साथ मौजूद हैं स्पेस साइंटिस्ट राम श्रीवास्तव जी। अगर नासा या कहा जाए कि CIA के जरिए लो अर्थ ऑर्बिट में हजारों सैटेलाइट्स का विशाल जाल बिछाया जा रहा है, तो क्या इतने बड़े फैलाव को अंतरिक्ष में सुरक्षित रख पाना पेंटागन के लिए, जो अमेरिका रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर है, मुमकिन है? जी डेफिनेटली। कम से कम भारत के पास उस तरह की क्षमता है कि अपने सैटेलाइट्स जो नेविगेशन, जो डिफेंस के काम में आते हैं, उनको हम विदेशी आक्रमण से मुक्त कर सकते हैं। उसकी अपनी टेक्निक है। हम उसको, जो हमारा अपना ऑटोमेटिक सिस्टम है, उसमें इस तरह के वायरस आकर उसको डिसोरिएंट ना करें, इस बात की पूरी संभावना और टेक्निक डेवलप कर ली गई है। रहा सवाल ये चंद्रमा का, आपने जो पूछा था, वो निश्चित रूप से रूस और अमेरिका और चाइना का एक बड़ा प्रतिद्वंदी स्थान बन गया है। कारण ये, जब से वहाँ चेंगेसाइट नाम का एक पदार्थ मिला है। चेंगेसाइट एक नया पदार्थ है, जिससे तांबा, सोना, चांदी, इस तरह के जो पदार्थ होते हैं, एलिमेंट है, वो चेंगेसाइट, जिसका कि पीरियोडिक टेबल में वाई नाम दिया गया है, उसके अंदर हीलियम 3 आइसोटोप बहुतायत मात्रा में है। और हीलियम 3 पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि सब जानते हैं 2075 के बाद दुनिया में किसी तरह का क्रूड ऑयल नहीं मिलेगा। तब ऊर्जा के संकट के लिए क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे? तब हमारे जो परमाणु भट्टियां हैं, वो आज जो हैं फ्यूजन से नहीं चलती हैं, वो फिशन से चलती हैं। लेकिन अब जब हम वहाँ चंद्रमा पर पहुंचकर वहाँ से हीलियम 3 आइसोटोप ले आएंगे, तो परमाणु भट्टियां संकलन क्रिया के द्वारा, जिस तरह लोहे की 2 छड़ें मिलाकर उनको चिपकाया जाता है, ऐसे आइसोटोप मिलकर जो हीलियम बनाएंगे, उसमें इतनी अधिक ऊर्जा निकलेगी कि एक, अगर आप ऊर्जा का नया भंडार मिलेगा भारत को। राम श्रीवास्तव जी, समय की कमी के कारण आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन एक बात तो तय है इस चर्चा से कि डेर स्पिलगेल और ले मॉन्डे की लीक हुए सीक्रेट दस्तावेज सिर्फ मस्क के स्टारलिंक को गिराने की साजिश भर नहीं है, बल्कि यह पूरी मानव सभ्यता के लिए एक गंभीर चेतावनी है। अंतरिक्ष की कक्षा में लेजर हथियार चले या मिसाइलों से सैटेलाइट्स को भस्म किया गया, तो उसका असर केवल अमेरिका या चीन या रूस तक ही सीमित नहीं रहेगा,
वहाँ पैदा हुआ मलबा पूरी दुनिया की संचार व्यवस्था, जीपीएस, बैंकिंग और रक्षा क्षेत्र को एक झटके में ब्लैकआउट कर सकता है। जमीन की सरहदों को खून से लाल करने के बाद अब आसमान को बारूद के धुएं से ढकने की यह जिद इंसानियत को किस मोड़ पर खड़ा करेगी, यह सोचना हर राष्ट्र के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर स्पेस वॉर का यह डेथ वारंट सच साबित हुआ तो जीत किसी की भी हो, लेकिन हार पूरे मानव जात की तय है। आज के शो में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।